चलिए आज हमें पढ़ना है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी सबसे पहले हम देख रहे हैं विद्युत धारा। किसी परिपथ में से आवेश प्रवाह की दर या आवेश के बहने की जो दर है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T, ये होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि धारा का जो है विद्युत धारा का मात्रक बताइए, एमकेएस क्या होता है, तो विद्युत धारा का एमकेएस मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एमकेएस मात्रक एम्पियर होता है। अब देखिए आगे, यदि किसी चालक तार में से n इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हों, मान लीजिए कोई चालक तार है और उसमें से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तब क्या होगा उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में हमारा जो धारा होगी वो होगी, देखिए नॉर्मली Q बराबर I बराबर हमारा ये होता ही है, I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T तो होता है, लेकिन उस चालक तार में n इलेक्ट्रॉन जब प्रभावित होते हैं तो हमने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Q बराबर n ही होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस n ही। तो इस Q की वैल्यू हम यहाँ I की यहाँ पे रख देंगे Q की जगह पर। तो इस Q की जगह पर हम रखेंगे ये वाला है NE। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आएगा विद्युत धारा का, I बराबर NE अपॉन T। तो जब भी आपको चालक तार में n इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं और विद्युत धारा पूछे तो यही वाला फार्मूला लगेगा, I बराबर NE अपॉन T। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। मतलब कोई चालक तार है, उसमें प्रवाहित धारा की जो दिशा है वो अलग होगी और उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दिशा वो अलग होगी। मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी, डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं होगी, दोनों की अलग अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ए भी एक चालक तार है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो धारा है इसकी जो डायरेक्शन है वो ए से बी की ओर है, तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन, वो हमेशा इसके विपरीत होगी, तो बी से ए की तरफ होगी। क्लियर है? धारा और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की दिशा विपरीत होगी, है ना, अलग अलग। किसी भी चालक तार में ध्यान रखना दोनों की सेम नहीं होगी। अब इसी बीच पे एक न्यूमेरिकल आता है, देखिए न्यूमेरिकल है, किसी तार में 30 कूलम्ब का आवेश 9 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान होगा। तो हमसे धारा पूछी गई है, विद्युत धारा, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, अब आपको Q दिया है, Q कितना दिया है? 30 दिया है, 30 कूलम, हाँ, अपॉन T कितना दिया? 9 मिनट। अब मिनट में दिया है, ध्यान रखना इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा हमको, तो ये 60 नहीं आएगा, ये
यहाँ पर 60 आएगा, ये 16 नहीं आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो इन यहाँ पर 60 का गुणा करना पड़ेगा हमको मिनट को सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जीरो जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो फाइनल विद्युत धारा का आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत धारा कितनी आ जाएगी निकल के? 1/18, 1/18 एम्पियर, 1/18 एम्पियर हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे है प्रतिरोध। अगला टॉपिक है प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो ये किसके मार्ग में रुकावट है? तो ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट है। कोई चालक पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे ही हम चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रुकावट, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? इसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को। आगे है ओम का नियम। ओम का नियम, अब ओम का नियम क्या कहता है? तो किसी चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो जो विद्युत धारा आई है वो समानुपाती होती है चालक के सिरों के विभवांतर के। मतलब कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, भी समानुपाती होती है किसके, आई के। भी समानुपाती होता है आई के, मतलब विभव समानुपाती होता है विद्युत धारा के। यहाँ भी का मतलब क्या है, दोनों सिरों का विभवांतर। अब देखिए यहाँ पर को पता ही है, समानुपाती अगर हटाना है आपको तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा। वो नियतांक आता है कैपिटल आर। ठीक है, समानुपाती हट जाता है तो भी बराबर आई आर हो जाता है। तो इस आर का यहाँ पर मतलब है चालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंट। आई का मतलब है विद्युत धारा। तो ध्यान रखना वी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिरोध का मात्रक बताएं, तो ध्यान रखना प्रतिरोध का मात्रक होता है कैपिटल आर का ओम होता है, ओम। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसा। ये इसका सिंबल होता है, ये भी आप याद रखना, ओम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कोई चालक है, उसका प्रतिरोध आपसे पूछ सकता है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो ये कोई चालक है, तो इसका प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करेगा, तो इसमें होगा क्या क्या। तो देखिए ये चालक में ये जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, इसको एरिया बोल रहे हैं। और ये मान लीजिए चालक की लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। और ये कैपिटल आर, ये है चालक का प्रतिरोध। तो जब भी चालक से संबंधित क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो जो चीजें उसमें दिख रही हैं उसके डायग्राम में, उन सब पे निर्भर करेगा। तो सबसे पहले किस पर करेगा, एक तो उसकी लंबाई पे करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आर समानुपाती होता है एल, इसका मतलब प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, पहली बात।
ठीक है। दूसरा दूसरा उसका उसका एरिया जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी आप याद रखना। मतलब जब जब ध्यान रखना इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आर एल के समानुपाती होता है। एल के समानुपाती का मतलब है कि चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और इधर उल्टा है, अगर उसका एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा। ठीक है, ये लंबाई है, लंबाई। ठीक है, अब ध्यान रखना 2 पॉइंट तो ये हो गए, और भी पॉइंट है। तो देखिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, प्रतिरोध जो है चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होगा वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, उसके हिसाब से उसका प्रतिरोध होता है। अगर वो चांदी का है तो उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, तांबे का है फिर उससे कम, और फिर सबसे कम होगा लोहे का। ठीक है, तो मतलब कि चांदी जो है उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, मतलब धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा आएगी चांदी में। ठीक है, उसी प्रकार अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि प्रतिरोध जो है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। खास तौर पे जो धात्विक चालक हैं, जो धातुओं के बने चालक हैं, तो जो धात्विक चालक हैं उनमें क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। मतलब धात्विक चालकों के साथ में प्रतिरोध का जो तापमान के साथ रिलेशन है वो समानुपाती होता है। लेकिन लेकिन आपको याद रखना है, अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है। मतलब कि अर्धचालक जो होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, मतलब उसके साथ में प्रतिरोध का रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके साथ में? अर्धचालक में, ये आपको याद रखना है, और चालकों के साथ समानुपाती होता है। अब देखिए वैसे जो ये जो फार्मूला, अगर हम ये पहला समीकरण जो हमने पढ़ा था, पहला और दूसरा, इन दोनों से हम अगर चाहें तो पहला क्या था, आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल, और दूसरा क्या था, आर व्युत्क्रमानुपाती क्या था, एल अपॉन ए। तो हम इनको साथ में लिख सकते हैं, इसका कंबाइन जो फार्मूला होगा प्रतिरोध का उसको हम ऐसा शो कर सकते हैं, एल अपॉन ए। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रतिरोध का एक और फार्मूला क्या हो गया, आर समानुपाती एल अपॉन ए। अब क्या होता है, अब अगर अब अगर हम इस समानुपाती को हटाना चाहें तो आपको पता है एक नियतांक आएगा। तो आर बराबर, वो नियतांक आता है यहाँ पर रो बोलते हैं, ऐसा आता है रो, पी के समान दिखता है, रो अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। तो हमारे पास प्रतिरोध का ये एक और फार्मूला आ गया, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ रो का मतलब होता है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। रो का क्या मतलब है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला, आर बराबर रो एल अपॉन ए, और यहाँ रो का क्या मतलब है, रो का मतलब है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ ले कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताएंगे, तो देखिए जब भी हम विशिष्ट प्रतिरोध रो निकालेंगे, तो देखिए रो निकालेंगे तो क्या होगा, रो, अब ये हमारा त्रियक गुणा हो जाएगा यहाँ पर, और ये एल है वो नीचे आ जाएगा। तो आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा हमारे पास रो का फार्मूला। मतलब इसी से हमने विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला भी विकसित कर लिया। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, याद रखना। हम्म
और विशिष्ट प्रतिरोध का आपसे मात्रक पूछ ले तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? हाँ? ओम मीटर। हम्म। ओम मीटर आएगा। अच्छा, ओम मीटर कैसे आया पता है? अरे इसी में हमने यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक हम पढ़े थे अभी, क्या होता है? ओम होता है। तो ओम लिखा। एरिया है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक, लंबाई मीटर स्क्वायर आएगा। सॉरी, मीटर ही आएगा यहाँ पे, लंबाई मीटर में नापते हैं लंबाई। तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? क्या बचा? ओम मीटर। ओम मीटर। और ये ओम मीटर ये किसका मात्रक होगा? विशिष्ट आवेश या रो का मात्रक होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर। एक और पॉइंट रह गया इसमें, जो विशिष्ट आवेश है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इसका मान लंबाई या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। हाँ, लेकिन देखिए उसमें तो कर रहा था प्रतिरोध में, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध में नहीं करेगा, ध्यान रखना। विशिष्ट प्रतिरोध में एल पर, विशिष्ट प्रतिरोध एल पर और ए पर, एल और ए पर निर्भर नहीं करेगा। ये जो रो है ये निर्भर नहीं करेगा एल पर और ए पर, तो किस पर करेगा? केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा? पदार्थ की प्रकृति पर, कि पदार्थ भाई किस चीज का है। क्लियर है? अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर अगला टॉपिक हमारा प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित है। जैसे कि हमने उस चैप्टर में संधारित्रों का संयोजन देखा था, यहाँ पर हम प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़ी आसानी से आपको अब समझ में आ जाएगा। प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें भी वो दोनों संयोजन हम देखेंगे। तो पहला वाला श्रेणी क्रम संयोजन है, तो पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन देख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ इस तरीके से प्रतिरोध जुड़े देखने को मिलते हैं। इसको हम, ये पहला प्रतिरोध R1 हो गया, ये दूसरा हो गया R2 और ये तीसरा हो गया R3। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। तो ध्यान रखना है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारा का मान तो समान होता है, धारा इक्वल होती है, समान होता है, तथा प्रतिरोधों का विभव जो है अलग अलग होता है। अब ये बात तो हमने उसमें भी देखी थी कि श्रेणी क्रम में विभव तो अलग अलग था उसमें भी, लेकिन उसमें क्या था? आवेश समान था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? धारा का मान समान हो जाएगा और विभव तो इसमें भी अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार वहां पर हम आवेश प्रवाहित करके देखते थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर हम धारा प्रवाहित करके देखेंगे। ठीक है, जब परिणामी निकालना होता है तो धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ पर, और वहां पर हाँ धारिता निकालनी होती थी तो आवेश प्रवाहित करते थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए, अगर दूसरी कंडीशन है, अब देखिए इसमें ये चीज आप ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, धारा समान होती है। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए आपके पास यदि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध अगर आपसे पूछ ले, जैसे मान लो ये वाला डायग्राम है ऊपर वाला, तो इसमें भिन्न भिन्न प्रतिरोध है। तो इसमें अगर परिणामी प्रतिरोध पूछेगा तो क्या होगा? वो जितने भी होंगे प्रतिरोध वो सबको हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो R1 प्लस R2,
प्लस आर थ्री डैश 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 एन, ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों प्रतिरोध अलग अलग हैं, इसमें से मैं एक को हटा दूं, मान लीजिए इसको हटा दिया, तो दोनों बचे R1 R2, तो फिर फार्मूला कौन सा लगेगा? तो फार्मूला दोनों को जोड़ दिया जाएगा, R1 प्लस R2। और यदि यदि मान लीजिए प्रतिरोध समान है और n प्रतिरोध जुड़े हैं, मान लीजिए ये भी R है और ये भी R है, ठीक है, ये भी R है और ये भी R है, दोनों R हैं और n तक जुड़े हैं, ये डैश 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 n तक, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा R बराबर R डैश बराबर एन आर। समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डैश बराबर एन आर। n यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब तो ये हो रहा है सर, जो हमने संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में हो रही था ये चीज, तो वही इसके श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होता है वो ही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, कहलाता है, ठीक है। इस चीज का आपको याद रखना है। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए अगला है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या, तो समांतर क्रम संयोजन में कुछ ऐसा रहते हैं संधारित्र प्रतिरोध। ये ए है, ये बिंदु, ये बी, ये जो है R1 R2 एंड R3, ये तीन प्रतिरोध, ये किसमें है? क्योंकि इसमें इस वाले प्रतिरोध की पहली भुजा एक सिरे पर है तीनों की, और इसकी तीनों की एक सिरे पर है, इसलिए ये कौन सा क्रम कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान रखना, इस प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी का विभव तो समान होगा किंतु धारा अलग अलग होती है। ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी का विभव तो समान होता है किंतु धारा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ये इसमें वही होगा, प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है, इसका मतलब संधारित्रों का किसकी तरह काम करेगा? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तरह काम करेगा ये, या इसी में फॉर्मूले वही वाले लगेंगे उसी टाइप के। तो देखिए इसमें अगर अगर भिन्न भिन्न प्रतिरोध वाले कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला होगा परिणामी प्रतिरोध का, वो ये होगा 1/r डैश बराबर 1/r डैश बराबर क्या होगा? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी हों, ठीक है, डॉट 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 एन, ठीक है, डिपेंड करेगा कितने। अगर मान लीजिए इसी में दो प्रतिरोध होते, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ एक को, तो हमारे पास कितने बचे? दो बचे, R1 और R2, दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता? 1/r डैश 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़, R डैश बराबर, ठीक है। ये डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़, R1 इंटू R2 प्लस R1। यदि मान लीजिए, अब इसमें तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन है कि भाई समान प्रतिरोध है, अब ये आर ही आर, मान लीजिए R1 R2 नहीं है, ये आर ही आर है, तो n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का परिणामी प्रतिरोध होगा R डैश बराबर R अपॉन एन। क्या होगा? R डैश बराबर R अपॉन एन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का,
वो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, इसी बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 15 मीटर व उसका प्रतिरोध 5 है, यदि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 6 गुणा 10⁻⁻7 मीटर है, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब कि रो पूछा गया है। यहाँ पर रो बताइए आप कितना होगा। तो हमको पता है, अब रो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, या हम प्रतिरोध के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल अपॉन रो, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, यही था हमारे पास फॉर्मूला। अब हमको ये रो निकालना है। तो देखिए, प्रतिरोध कितना दिया है, 5 दिया है, आर का मान 5 है। ये तिरक गुणा हो जाएगा यहाँ पर, इंटू ए। ए का मान कितना है, हाँ ए का मान कितना है, 6 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, और ये जो एल है ये नीचे आ जाएगा इसके। तो एल कितना दिया है, 15। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये रो निकल आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, P इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7, और मात्रा क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक।